सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज आप लोगों को वर्ग सप्तम के अंतर्गत हिंदी पाठ्य पुस्तक में एक पत्र पुत्री के नाम शीर्षक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कहानी के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से अपने पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे। 1930 ईस्वी में नैनी जेल में बंद थे, वहीं से इन्होंने 1930 में पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने जेल जीवन की दशा का वर्णन किया है और देश की दशा का भी उन्होंने वर्णन किया है। साथ ही साथ इंदिरा गांधी को हिम्मत बताते हुए लिखा है और देश के प्रति समर्पित और देशभक्ति की भावना का विकास किया है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर देने के लिए श्रीमती गांधी से कह रहे हैं। अब देखिए, ये पत्र 1930 ईस्वी में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए कई बार जेल गए थे, तो उसी जेल की क्रम में अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिख रहे हैं। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो तो मैंने इरादा किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की उन छोटे बड़े देशों को जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा। कहने का अर्थ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी को अपने देश की उन छोटे छोटे क्षेत्रों में, गांव ग्रामीण इलाकों में, छोटे छोटे शहरों के बारे में इन्होंने पत्र लिख के माध्यम से इंदिरा गांधी को बताना चाह रहे हैं और वहाँ की समस्याओं से अवगत कराना चाह रहे हैं। पुराने ज़माने में मैं शहरों और गाँवों में किस तरह के लोग रहते थे, उनका कुछ हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों और इमारतों से मालूम होता है। कुछ हाल के लोग रहते, कुछ हाल उन पत्थर की तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वे छोड़ गए हैं। इसके अलावा कुछ बहुत पुरानी किताबें भी हैं जिनसे उस पुराने ज़माने का बहुत कुछ हाल मालूम हो जाता है। नेहरू जी उन देश के पुराने महान लोगों के पुस्तकों के बारे में, लिखी पुस्तकों के बारे में चर्चा करते हुए इंदिरा गांधी से बता रहे हैं कि उस समय के लोग कैसे होते थे और कैसे पुस्तकें लिखते थे। यह बात पता चलती है उन पुरानी इमारतों जो खंडहर के रूप में अवशेष बन गए हैं, वह तरह तरह की जानकारी देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। मिस्र में अब भी बड़े बड़े पिरामिड और स्फिंक्स मौजूद है। लक्सर और दूसरी जगहों में बड़े बड़े मंदिरों के खंडहर नजर आते हैं। तुमने इन्हें देखा नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम स्वेज नहर से गुजर रहे थे वे हमसे बहुत दूर न थे, लेकिन तुमने उनकी तस्वीरें देखी है। शायद तुम्हारे पास उनकी तस्वीरों के पोस्ट कार्ड मौजूद हो। स्फिंक्स औरत के सिर वाले शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका डिल्डोल बहुत बड़ा है। किसी को यह नहीं मालूम कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई और इसका क्या मतलब है। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब मुरझाई हुई मुस्कुराहट है और किसी की समझ में यह नहीं आता कि वह क्यों मुस्कुरा रही है। किसी आदमी के बारे में यह कहना कि वह स्फिंक्स की तरह है, इसका मतलब है कि तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। उन्होंने मिस्र के पिरामिड और स्फिंक्स के बारे में लिखा है कि स्फिंक्स क्यों बनाया गया और स्फिंक्स का क्या मतलब है। इसके बारे में नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को बता रही है। पिरामिड भी बहुत बड़े लंबे चौड़े हैं। दरअसल में वे मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं जिन्हें फ़िरौन कहते हैं। तुम्हें याद है कि तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की मम्मी देखी थी। मम्मी किसी आदमी या जानवर के मृत शरीर को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे तेल व मसाले लगा दिए गए हों जिससे कि वह सड़ न सके।
फ़िरौनों के शवों को मम्मी बना दिया जाता था और उसे उन बड़े बड़े पिरामिडों में रख दिया जाता था। शवों के पास सोने और चांदी के गहने, सजावट की चीज़ें और खाना रख दिया जाता था। लोगों का ख्याल था कि शायद मरने के बाद भी उन्हें उन सब चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। 2-3 साल हुए, वो कुछ लोगों ने इनमें से एक पिरामिड के अंदर एक फ़िरौन की लाश पाई जिसका नाम तूतनखामुन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीज़ें रखी हुई मिली। उस समय वे मिस्र में खेती को सींचने के लिए अच्छी अच्छी नहरें और झील बनाई जाती थी। मेरीडू नाम की झील खास तौर पर मशहूर थी। इससे मालूम होता है कि पुराने ज़माने में मिस्र के रहने वाले कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इन नहरों, झीलों और बड़े बड़े पिरामिड को अच्छे अच्छे इंजीनियर ने ही बनाया होगा। कैंडिया या क्रीट एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। शहीद बंदर से वेनिस जाते समय हम उस टापू के पास से होकर निकलते थे। उस छोटे से टापू में उस पुराने समय में बहुत अच्छी सभ्यता पाई जाती थी। नोसोज में एक बहुत बड़ा महल था और उसके खंडहर अब तक मौजूद है। इस महल में स्नानागार और पानी के नल भी थे जिन्हें कुछ लोग नए जमाने की निकली हुई चीज़ समझते हैं। इसके अलावा वहाँ मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और धातु व हाथी के दांत से बारीक काम भी होते थे। इस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते थे। उन्होंने खूब तरक्की की थी। आइए, नेहरू जी उन टापुओं के बारे में लिख रहे हैं, उन प्राचीन भूमध्य सागर का क्षेत्र के बारे में लिख रहे हैं जहाँ पर लोग पुराने ज़माने में भी बड़ी तरक्की के थे, बड़ी विकसित थे और शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। तुमने मिदास बादशाह का हाल पढ़ा होगा जिसके बारे में मशहूर है कि जिस चीज़ को छू लेता था वह सोना हो जाती थी। वह खाना भी नहीं खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था और सोना तो खाने की चीज़ नहीं। उसके लालच से कि उसे यह सज़ा दी गई थी। यह है तो एक मज़ेदार कहानी, लेकिन इससे हमें यह मालूम होता है सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज़ नहीं है जितना लोग सोचते हैं। क्रीट के सभी राजा मिदास कहलाते हैं और यह कहानी उन्हीं में से किसी राजा की रही होगी। देखिए, मिदास के बारे में इस कहानी में नेहरू जी ने लिखा है कि वहीं का राजा था जो वरदान आया था कि मैं जिस चीज़ को छूऊं तो वह सोना हो जाए। और अंत में बेटी को छुआ, बेटी भी सोना हो गया। जिस चीज़ को छूता था सोना हो जाता था। अंत में उसने खाने के लिए जो वस्तु उसको मिला उसको भी छुआ तो वह खाना हो गया। क्रीट की एक और कथा है जो शायद तुमने सुनी हो। वहाँ मोनोटॉर नाम का एक देव था जो आधा आदमी और आधा बैल था। कहा जाता है कि जवान लड़के और लड़कियाँ उसे खाने में दिए जाते थे। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि ऐसे कर्म कांडों का विचार शुरू में किसी अनजानी चीज़ के डर से पैदा हुआ होगा। लोगों को प्रकृति का कुछ ज्ञान नहीं था, न उन बातों को समझते थे जो दुनिया में बराबर होती रहती थी। इसलिए डर के मारे हुए बहुत से बेवकूफ़ी भरे काम किया करते थे। यह बात आज बहुत मुमकिन है कि लड़के और लड़कियों का यह बलिदान किसी देव को न दिया जाता है जो बल्कि वह मात्र काल्पनिक देव हो, क्योंकि मैं समझता हूँ ऐसा देव कभी नहीं हुआ। अब आइए, सभ्यता के आरंभ में जो लोग थे जो विकास की ओर कदम बढ़ा रहे थे, शिक्षा तो उनमें थी नहीं, यथार्थ को, नज़रिया को पढ़ने की क्षमता नहीं थी। अतः लोगों के कथनानुसार अंधविश्वास में आकर के उन्होंने बलि प्रथा को लागू कर दिया और लड़के लड़की को बलि देना उन्होंने भ्रम में आकर, अंधविश्वास में आकर करने लगा, जो कि एक अभिशाप बन गया। नेहरू जी इस प्रथा को सुना तो इन्हें भी खराब लगा और इन्होंने इस प्रथा के बारे में अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को समझा रहे हैं। उस पुराने ज़माने में सारे संसार में स्त्री पुरुष का फर्जी देवताओं के लिए बलिदान किया जाता था। यही उनकी पूजा का ढंग था। मिस्र में लड़कियां नील नदी में डाल दी जाती थी। लोगों का ख्याल था कि इसके पिता नील खुश होंगे। बड़ी खुशी की बात है कि अब मनुष्यों का बलिदान नहीं दिया जाता है। हाँ, शायद दुनिया के किसी कोने में कभी कभी हो जाता हो, लेकिन अब भी ईश्वर को खुश करने के लिए जानवरों का बलिदान किया जाता है। किसी की पूजा करने से यह कितना अनोखा ढंग है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। आइए बताओ, लोगों की अंधविश्वास को देखिए। नील नदी में
लड़कियों को काटकर और बलि उसे फेंक दिया जाता था। लोगों को अंधविश्वास था कि इससे नीलदेव खुश हो जाते हैं। आज देखो, आज लोगों को, आज भी लोग बलि प्रदान करते हैं, परंतु मनुष्य की बलि समाप्त हो गई है, स्वरूप बदल गया है, मगर प्रथा कुछ न कुछ रूप में अंशतः आज भी अंधविश्वास का पात्र बना हुआ है। आज भी लोग बलि प्रदान करते हैं, परंतु अब लोग जानवर की बलि देते हैं। ये बलि प्रदान करने की जितना ये प्रथा है, ये फर्जी देवता का है। फर्जी देवता बुझते हो ना? हाँ, एक सरकारी देवता होते हैं, एक फर्जी देवता होते हैं। तो सरकारी देवता जो है विष्णु भगवान हुए, जिस पर रिनोंड है, मोहर लगा हुआ है, जो प्रचलित है, जो वर्णित है। एक फर्जी देवता है, फर्जी देवता है बेनाम बादशाह जिसको कहिए। इनको खुश रखने के लिए आज भी कुछ अंधविश्वास, लोग अंधविश्वास में आकर लोग जानवर की बलि देते हैं। ऐसा मानते हैं कि इनको बलि देंगे तो हम बहुत खुशहाल रहेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह बिल्कुल अंधविश्वास है। आपको अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, अंधविश्वास की गर्त में नहीं जाना चाहिए, अंधविश्वास की परछाई में भी नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अब इसका प्रश्न आंसर आप करेंगे, फिर जो प्रॉब्लम होगी बताएंगे।